हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के रोल के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी, दैट इज रोल ऑफ कोर्ट्स। द इंडियन जुडिशरी कंप्राइज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड अदर ट्राइब्यूनल्स। अब जब वर्ड जुडिशरी आता है तो जुडिशरी में कौन कौन है? जुडिशरी में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। जुडिशरी में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी है, ट्राइब्यूनल्स भी है। इतने सब मिलके इन सब का कॉम्बिनेशन को हम जुडिशरी बोलते हैं। जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। इस चीज को आपको यहीं पे समझना है, ठीक है। द रोल ऑफ दीज कोर्ट्स along with their composition, power and procedure for functioning have been elaborated in the constitution। अब यहाँ पे हमने जितने भी कोर्ट्स लिखे, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इन सब के रोल्स, ट्राइब्यूनल्स है, इन सब के रोल्स कहाँ पे लिखे हैं? इन सब के रोल्स लिखे हैं हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। इनकी क्या क्या पावर्स हैं, यहाँ पे केस वगैरह कैसे क्या होते, सारी चीज जो है वो संविधान में लिखी गई है। क्लियर है? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के रोल के बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या रोल्स हैं, उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। However, it functions within the limitations imposed in the Constitution. The Supreme Court has specific jurisdiction or scope over the powers। अब सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट्स बोलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं वो पूरे इंडिया पे बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अच्छी खासी सरकार पे भी जो आरोप लगता है उनको भी अंदर कर सकता है। मतलब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे भी सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये सरकार काम नहीं कर रही है तो उनकी शामत ही आई है, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उस पावर को लिमिट किया गया है। कहां, कैसे लिमिट किया गया है? हमारे संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिट किया गया है। अगर हमारे संविधान में मान लो सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं लिखी होती तो आप ये सोचो कि जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि सरकार अपने हिसाब से काम कर सकती है, मतलब सरकार तो जैसे चाहे वैसे काम कर लेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सरकार पे नजर बनाए हुए है। ये मैं स्टेटमेंट देता हूं, लेकिन हमको ये भी तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की भी पावर बहुत ज्यादा ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट भी एक लिमिट में रह के काम करे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे लिमिट में रह के काम करता है? क्योंकि जो संविधान में जो पावर लिखी गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर लिखी गई है, सुप्रीम कोर्ट उसी हिसाब से काम करता है। सुप्रीम कोर्ट इन पावरों को नहीं लांघता है। क्लियर है? ये चीज समझ में आई, ठीक है। The Supreme Court has specific jurisdiction और scope of power, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसका स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की किस एक्सटेंट तक पावर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षेत्र अधिकार है, मतलब हिंदी में कहे जाए तो सुप्रीम कोर्ट का पावर एक्सरसाइज करने का क्या क्षेत्र अधिकार है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की कितनी एक्सटेंट तक पावर है, सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर किस एक्सटेंट तक एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, उनको हम एक एक करके इस वीडियो में समझेंगे। अब सबसे पहले देखो इस स्टेटमेंट को समझो, क्योंकि यहां से मेरे को एक कॉम्पिटिटिव का एक क्वेश्चन याद आ गया है, जो कि हम यहां से इसको बनाएंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यही समझना ठीक है। यहां पे दिया है However, it functions within the limitation imposed by the Constitution। मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं लिमिटेशंस लगाई है, ठीक है। अब यहां पे समझ में आता है, एक सवाल आता है, why we need a constitution, या what is why we need constitution, why we need constitution, या फिर यहां पे एक और जो सवाल आएगा वो सवाल क्या आ सकता है, what is the purpose of constitution, what is the purpose of constitution, ठीक है। what is the purpose of constitution। अब आप लीगल स्टडीज के स्टूडेंट्स हो तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप बहुत सारे पर्पस बता दो कि सर कॉन्स्टिट्यूशन पावर बताता है कि इस ऑर्गन की इतनी पावर, इस ऑर्गन की ये पावर है। आप बता सकते हो कि सर कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब हो सकता है कि पूरी कंट्री में स्टेबिलिटी मेंटेन हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे, इस हिसाब से काम करना है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि सिर्फ एक लाइन में, सिर्फ वन बेस्ट लाइन में आपको देना है, ठीक है, आपको वन बेस्ट लाइन में देना है, लाइक व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सिर्फ आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, तो अब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे जो सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर हो? आंसर बहुत सारे हैं, देखो व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन के आंसर बहुत सारे हैं कि सर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सर सरकार कैसे काम करेगी उसके लिए, सर पार्लियामेंट कैसे काम करेगी उसके लिए, ठीक है, आंसर बहुत सारे हैं, लेकिन इन बहुत सारे आंसर में से जो वन बेस्ट सुटेबल आंसर है अगर आपको वो पूछ लिया जाए तो आप कैसे दोगे? उसका आंसर है वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इसको लिख लो कहीं पे, टू लिमिट, इस स्टेटमेंट को मैं समझा रहा हूं, फिलहाल इसको अपनी कॉपी में लिखो, पेन उठाओ और लिखो, टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये सवाल पहले कहां पूछा गया था वो बता दूं, ये सवाल यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है ना, आईएएस आईपीएस बनने के लिए जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उसके प्रीलिम्स में ये सवाल आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्या है। तो उसमें जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं वो चारों में से ऐसा लगता है कि चारों जवाब सही है, लेकिन उन चारों में से हमें बेस्ट को मार्क करना है, ठीक है। तो उसका बेस्ट आंसर होगा टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके जवाब को जरा यहां पे समझो कि संविधान कैसे सरकार की पावर को लिमिट कर रहा है, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव की ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है ना कि एग्जीक्यूटिव की ये पावर है, लेजिस्लेटिव की ये पावर है, लेजिस्लेटिव की ये पावर है, साथ ही साथ जुडिशरी की ये पावर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स बताई गई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स बताई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर बताई गई है, हर ऑर्गन्स की क्या क्या पावर है, क्लियर है। अब वो पावर क्यों बताई गई है, वो पावर इसलिए बताई गई है ताकि जो एग्जीक्यूटिव की पावर हो, अगर एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब आपको जितनी ताकत दी गई है, आपको जितनी पावर दी गई है, सिर्फ आप उसी का इस्तेमाल कीजिए, आप अपनी पावर को लांगे मत, आप एक्सेस पावर मत, आप मतलब ज्यादा पावर मत यूज कीजिए, ठीक है। आपको जितना काम बताया गया है आप सिर्फ उतना काम करो, ज्यादा का काम मत करो। जैसे लेजिस्लेटिव है तो लेजिस्लेटिव मतलब हमारे पार्लियामेंट की पावर बताई गई है कि पार्लियामेंट का ये काम है। अब पार्लियामेंट के जो काम है उस काम को छोड़ के अगर पार्लियामेंट कोई और काम करने लग गई तो वो संविधान ने रोका है, वो संविधान ने बोला है तुम अपनी पावर को मत लांगो। जैसे जुडिशरी है तो जुडिशरी की अपनी पावर डिसाइडेड है, अगर जुडिशरी अपनी पावर को ज्यादा एक्सरसाइज करेगी तो क्या होगा, संविधान उसे रोक रहा है कि तुम इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव की पावर है, लेजिस्लेटिव की पावर है, जुडिशरी की पावर है। आप अपनी हद में रह के काम करो, ये तीनों ऑर्गन अपनी हद पार करके काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये संविधान में साफ साफ मेंशन है, ये संविधान में साफ साफ पावर बताई गई है। तो इसलिए ये जो संविधान है ये सरकार की पावर को लिमिट कर रहा है, ये लिमिट कर रहा है गवर्नमेंट की पावर को, क्योंकि यहां पे पावर डिफाइन है। अगर आप इन पावर्स के अलावा कोई और पावर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको वहीं रुकना होगा। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, एक तरीके से ये रोक रहा है इन ऑर्गन्स को कि आप अपने हद में रह के काम करो, आप इससे ज्यादा आगे मत बढ़ो। क्लियर है, ये वाली चीजें समझ में आई। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव्स में, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के होंगे, लेकिन सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसी को समझ में आएंगे बस, ठीक है। इतना समझे, नहीं समझे तो भी इतना लोड मत लेना। ये एक कॉम्पिटिटिव में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, तो मुझे लगा कि इसको यहीं पे आपको समझना जरूरी है 12th लेवल पे ही, ठीक। क्लियर हुई ये वाली चीजें, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे 12th क्लास पे वापस आ जाओ, वापस यहीं पे फोकस करते हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रोल समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर है, क्या क्या रोल्स हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अपने अपने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जुरिस्डिक्शन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी पावर्स है एक तरीके से, उनको हम एक एक करके समझते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और स्पेशल पावर्स हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। अब जो आपके जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटीज में इन
इन जुरिस्डिक्शन के बारे में बहुत अच्छे से मेंशन नहीं है, बहुत ब्रीफ मेंशन है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्योंकि क्लास 12 जो है एक तरीके से यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटिव का बेस बनता है, ठीक है। सो हमें वो बेस यहीं पे बनाना है, इसी लेक्चर में बनाना है, ताकि आपको आगे यही सारी चीज पढ़ोगे, फिर कोचिंग में जाओगे 1-1 लाख रुपए दोगे और यही चीजों को पढ़ना है, तो इससे तो अच्छा है ना यहीं पे पढ़ लो, फ्री में पढ़ के सारी चीजें जाओ, क्योंकि 12th एक कॉम्पिटिटिव के बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है उसको तो हम समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट बिफोर दैट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश इट इज एन अंपायर इन ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग फेडरल मैटर्स। अब यहां पे समझो जरा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब ये है कि ये ओरिजिनल मतलब ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है, ओरिजिनली ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है। जुरिस्डिक्शन मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की किस एक्सटेंड तक पावर है, किस एक्सटेंड तक सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ठीक है। सो ओरिजिनल मतलब ये वाला जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है, ये पावर हाई कोर्ट या फिर दूसरे कोर्ट्स की नहीं है। क्लियर हुआ? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वो केसेस आते हैं जो डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं, जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर हमें देखो केसेस फाइल करना हो तो आपने ये हमेशा अपने घर में सुना होगा कि हमें हमेशा ऐसे लैडर चलना पड़ता है कि पहले हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर मान लो केस नहीं सुलझा तो कहां जाएंगे, फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में केस नहीं सुलझा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। हमें ये लैडर को पार करना होगा, एक सीढ़ियां हैं, ये एक सीढ़ी पे पैर रखा, उस पे रखा, उस पे रखा, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वो केसेस आते हैं जिसमें कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे विदाउट गोइंग टू हाई कोर्ट और विदाउट गोइंग टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डायरेक्टली वो केसेस जिसमें कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास में जाते हैं, उन केसेस को हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, या इस पावर को हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब एक एक करके इन केसेस को समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से मैटर्स होते हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, ना कि हाई कोर्ट और ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट्स के पास में जाते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ यहां पे ये बात की गई थी कि यहां पे द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश इट इज एन अंपायर इन ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग फेडरल मैटर्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से जो फेडरल मैटर्स के जो केसेस होते हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। अब यहां पे एक टर्म यूज हुआ फेडरल मैटर्स। अब हमें इस फेडरल मैटर को समझना होगा कि फेडरल मैटर क्या है, इस पे बात करते हैं ताकि आपको ये वाला स्टेटमेंट यहां पे क्लियर हो, ठीक है। Federal country. Legal disputes are bound to arise between the union and the state among the states themselves. Original jurisdiction has power to resolve such cases is entrusted to the Supreme Court of India. अब देखो इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री मतलब क्या है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। इंडिया में आप बहुत सारे स्टेट्स देखते हो ना, एक सेंटर है, यहाँ सेंटर है यहाँ पे, और बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं तो ऑफ कोर्स डिस्प्यूट होंगे। हो सकता है कि यहाँ से मान लो मध्य प्रदेश से यहाँ गुजरात में ये नर्मदा नदी जा रही है, तो इस नदी के पानी की वजह से, ठीक है, मान लो ये नदी जा रही है नर्मदा, ये मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों में है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार मान लो यहाँ पे एक डैम बना दिया, मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ एक डैम बना दिया और इस पानी को रोक लिया, तो गुजरात सरकार को डिस्प्यूट होगा, गुजरात सरकार को समस्या होगी। क्यों समस्या होगी? क्योंकि जो गुजरात में जो किसान रह रहे हैं उनको कम पानी मिलेगा, तो हमने देखा कि फिर यहाँ पे गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में लड़ाई होगी, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो बहुत सारे स्टेट्स के बीच में कई बार आपस में लड़ाई होती है, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, पानी को लेके, वाटर डिस्प्यूट्स को लेके, और कई बार ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनके बीच में भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं। वैसे कहते हैं ना कि अब घर में बर्तन है तो बर्तन तो बजेंगे ही, ठीक है, ऐसे ही कुछ कहावत है ना, तो वैसे ही समझो अब इतने सारे स्टेट्स हैं और इतनी सारी सरकार है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, कहीं पे बीजेपी, कहीं पे कांग्रेस, कहीं पे कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है ना। सो हमने यहाँ देखा कि हर स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं, सेंटर में अलग सरकारें हैं, डिस्प्यूट होना होगा ही, स्वाभाविक सी बात है, इतनी बड़ी कंट्री है तो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होगा, पानी को लेके डिस्प्यूट होगा, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके
डिस्प्यूट होगा, तो अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है बिटवीन स्टेट्स, मतलब बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स या फिर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो केस कहां पे जाएगा? वो केस जाएगा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास में वो केसेस नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर दो स्टेट के बीच में लड़ाई है, अगर दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में लड़ाई है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई है, तो वो केसेस कहां पे जाएंगे? वो केसेस जाएंगे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास में नहीं जाते हैं। और इसी को फेडरल बोलते हैं कि इंडिया क्या है? इंडिया जो है वो राज्यों का समूह है। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 ये बोल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब जो इंडिया है वो समूह है स्टेट का। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, और जितने भी फेडरल मैटर्स हैं, मतलब जितने भी दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो रही है, 3 स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, तो ये केसेस कहां पे जा रहे हैं? ये केसेस जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सो अब इस स्टेटमेंट को समझो। यहां पे the original jurisdiction of Supreme Court establish it as an umpire in all dispute regarding federal matters। मतलब यहां पे सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह काम करता है, न्यूट्रली काम कर रहा है। वो देख रहा है अगर मान लो दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई, दैट इज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में लड़ाई हो गई, तो ये एक अंपायर की तरह देख रहा है कि कौन सा सही है, ये सही है या ये गलत है। ठीक है, या फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, तो वो देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर में जो सरकार है वो सही है या ये स्टेट सही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर का काम कर रहा है और इसी को हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, या इसी को हम फेडरल सेटअप कहते हैं। समझ गए आप? It is called original jurisdiction because Supreme Court alone has power to deal with such cases। अब इसको ओरिजिनल jurisdiction क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट alone has power to deal with them। ये मैं आपको समझा चुका हूं। Then in such capacity, the Supreme Court not just settle dispute but also interpret the power of union and state government as laid down by the Constitution। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे मान लो केसेस आए। ठीक है, केस आया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, दैट इज मान लो उत्तर प्रदेश, इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और सुप्रीम कोर्ट के पास में केस गया यहाँ पे। अब सुप्रीम कोर्ट जब केस की सुनवाई करती है, तब मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है ना, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है जब सुप्रीम कोर्ट केसेस की सुनवाई कर रही है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट साथ ही साथ ये भी बताती है जब भी अपना डिसीजन देगी कि केंद्र सरकार की ये पावर है, राज्य सरकार की ये पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने इंटरप्रिटेशन के दौरान ये भी बताती है कि देखो राज्य सरकार की ये पावर है और केंद्र सरकार की ये पावर है। तो यही वाली बात यहाँ पे की गई है इस वाले स्टेटमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट जब अपना जजमेंट देती है तो वो क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट इनके पावर्स को भी इंटरप्रेट करती है जैसा कि संविधान में लिखी गई है। क्लियर है? सो आपको ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन समझ में आया कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? जब भी कोई स्टेट्स के बीच में विवाद होगा या सेंटर या स्टेट के बीच में विवाद होगा, तो डायरेक्टली वो केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जाते हैं ये केसेस, ना ही लोअर कोर्ट केसेस नहीं जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेट ज्यूरिसडिक्शन की। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हमें हुआ क्लियर। अब रेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है? हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल 32 क्या बोलता है? आर्टिकल 32 सेज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, उसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आर्टिकल 32 इज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है? बी आर अम्बेडकर ने बोला है आर्टिकल 32 इज एन हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है। वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 32 है। क्लियर है? Any individual whose fundamental right has been violated can directly move to Supreme Court for remedy। आर्टिकल 32 ये बोलता है कि किसी भी इंसान की अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई है तो वो डायरेक्टली कहाँ जा सकता है? वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा है? द हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट्स
but the person whose rights are violated have choice to either approach the high court or approaching the supreme court directly. हम लोग अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो हम लोग कहां जा सकते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं, लेकिन ये पर्सन की चॉइस पे है कि उसको हाई कोर्ट में जाना है या उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना है। क्लियर है? सो रेट जुरिसडिक्शन देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी इशू करता है और रेट का हाई कोर्ट भी इशू करती है जब कभी भी किसी की फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है तो। क्लियर हुआ? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। देन अब कौन सा जुरिसडिक्शन है, अब हम बात करेंगे अपीलिएट जुरिसडिक्शन। Supreme Court is an highest court of appeal. A person can appeal to the Supreme Court against the decision of an high court. However, a high court must certify that the case is fit for the appeal. अब देखो अपीलिएट जुरिसडिक्शन, अपीलिएट जुरिसडिक्शन में आप यहाँ पे वर्ड ही समझो, यहाँ पे अपील वर्ड आ रहा है ना, अपील वर्ड आ रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अपीलिएट जुरिसडिक्शन। अब यहाँ पे वर्ड अपील आया और आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कई बार केसेस हमारी कंट्री में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस कहां पे चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस चले जाते हैं हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से केसेस सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपील यहां से यहां गई, यहां से अपील यहां पे चली गई। सो अपील ऊपर जा रही है ना, यहाँ पे जो अपील्स हैं वो बार बार आगे बढ़ती जा रही है, तो अपीलिएट जुरिसडिक्शन ये दर्शा रहा है कि लोअर कोर्ट के केसेस सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के केसेस सुप्रीम कोर्ट में हम लेके जा सकते हैं अगर कोई अपने जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो। हो सकता है हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया हो उससे वो पार्टी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि हाई कोर्ट को उसको सर्टिफाई करना होगा कि ये जो केस है इट इज अ फिट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब यूजुअली होता है ये हाई कोर्ट दे देता है, हाई कोर्ट कहीं ना कहीं सर्टिफाई कर ही देता है। जैसे मान लो कोई दो लोगों के बीच में मतलब एक केस चल रहा था, तो दो पार्टी थी, ठीक है, उस केस में दो पार्टी थी। अब केस की सुनवाई हो गई, हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया। अब वो जजमेंट ऑफ कोर्स किसी एक के फेवर में होगा और दूसरे के फेवर में नहीं होगा, लेकिन वो दूसरे वाले इंसान को लग रहा है कि नहीं भैया ये गलत हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन जब हाई कोर्ट अपना जजमेंट देता है तो हाई कोर्ट ये भी बता देता है दिस केस इज फिट फॉर द हायर अपील। ठीक है, सो मतलब अगर हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में बता दिया है तो वो पर्सन चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है केस फाइल करने के लिए। क्लियर है? सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अपीलिएट जुरिसडिक्शन में बस यही है कि अगर आप लोग लोअर कोर्ट के जजमेंट से, अगर आप हाई कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कंडीशन ही बस ये है कि हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना होगा दैट दिस केस इज फिट फॉर द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? नाउ सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर द केस एंड लीगल इश्यूज इन्वॉल्व विद इन इट. The court thinks that the law of constitution has different meaning from what the lower court has understood, then the Supreme Court will change the ruling and along with that also give a new interpretation of the provision involved. अब यहाँ पे मान लो जैसे केस कहाँ पे गया, केस चले गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उस पूरे केस को रिकंसिडर करेगी, मतलब पूरे केस का पूरा लीगल एंगल देखेगी। और हो सकता है उस केस के लीगल एंगल देखने के बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगे कि हाई कोर्ट ने कुछ दूसरा समझा। मतलब जब हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, ठीक है, जब हाई कोर्ट अपना जजमेंट दे रहा था तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बोले, अगर केस रिकंसिडरेशन के लिए गया, कि हाई कोर्ट ने जो समझा वो बात सिर्फ एक पहलू था लेकिन हाई कोर्ट एक पहलू मिस कर गया। ठीक है, सो इस पहलू को हम देखते हैं और हमारे अकॉर्डिंग जजमेंट ये है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ये भी है कि जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो उसको पलट के अपना दूसरा जजमेंट दे सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट में जो जजमेंट दिया गया, जो हाई कोर्ट में जो जजमेंट दिया गया, उसमें जो लीगल इश्यूज था वो हाई कोर्ट के जज नहीं समझ पाए हैं, तो हम उनकी इस गलती को हम यहाँ पे सुधारते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक न्यू इंटरप्रिटेशन देगा। ठीक है, न्यू इंटरप्रिटेशन दे सकता है। सो ये था अपीलिएट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? देन एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। अब एडवाइजरी जुरिसडिक्शन क्या है उसको समझते हैं। This means that the President of India can refer any matter that is of public importance or which involves interpretation of Constitution to the Supreme Court for advice. The Supreme Court is not bound to give an advice of such matter and the President is not bound to accept such advice.
अब देखो यहाँ पे ये होता है कि कई बार प्रेसिडेंट कुछ लीगल मैटर्स लेके कहाँ जाते हैं, प्रेसिडेंट कुछ लीगल मैटर्स लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछते हैं कि भैया आप बताओ ये चीज सही है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए समझो कि सरकार कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली है और उस बहुत बड़े डिसीजन में कहीं ना कहीं संविधान में आंच आ रही है, कहीं ना कहीं संविधान में कुछ संशोधन करना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करना है। तो सरकार प्रेसिडेंट से बोलेगी कि देखो अब हम इतना बड़ा जजमेंट लेने वाले हैं, इतना बड़ा बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है, संविधान में इतना बड़ा बदलाव लेके आने वाले हैं, हो सकता है इससे लोग प्रोटेस्ट वगैरह करें, लेकिन एक काम करते हैं प्रेसिडेंट साहब, आप जरा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछिए कि ये जो हम चीज कर रहे हैं ये चीज सही है या नहीं है। आप एक तरीके से क्या कीजिए, आप एक तरीके से लीगल एडवाइस लीजिए, लीगल एडवाइस लीजिए सुप्रीम कोर्ट की कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे मान लो प्रेसिडेंट आ गए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास में कि भैया बताओ जो सरकार काम कर रही है वो सही कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जजेस की इच्छा होगी तो वो एडवाइस देंगे, इच्छा नहीं होगी तो वो एडवाइस देने से मना कर सकते हैं कि नहीं हमको एडवाइस नहीं देना। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट या पहला पहलू आपको यहाँ पे समझ में आया। अब यहां पे हम मान लेते हैं कि जजेस ने एडवाइस दे दी और जजेस ने एडवाइस ये दी कि भैया जो तुम संविधान में बदलाव लेके आ रहे हो उसको मत लेके आओ, ये गलत होगा। ठीक है, तो जजेस ने ये एडवाइस प्रेसिडेंट को दे दी। अब प्रेसिडेंट ने ये एडवाइस सरकार को दी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला है कि भैया ये बदलाव मत लेके आओ, ये बदलाव गलत होगा। तो सरकार भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस को ना माने, सरकार बोले अच्छा सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रही है लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे बदलाव लेके आना है, ठीक है आज कुछ तूफानी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को जाने दो, उसको भूल जाओ, हम जो करेंगे हम वो समझ लेंगे बाद में। ठीक है, तो मतलब जो प्रेसिडेंट है वो भी बाउंड नहीं है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को लेके। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ एडवाइस दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उस एडवाइस को फॉलो करे। साथ ही साथ यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी बाउंड नहीं है, मतलब हो सकता है वो प्रेसिडेंट को मना कर दे कि हमको एडवाइस नहीं देना है। क्लियर है? सो ये वाली चीज समझ में आपको यहाँ पे आ गई। इसको एडवाइजरी जुरिसडिक्शन क्यों कहा गया है, आप नाम से ही समझो। जैसा कि मैं बोलता हूं कि हमें हर चीज नाम से ही समझ लेनी चाहिए, हेडिंग से समझ लेनी चाहिए, सो दैट हमें चीजें क्लियर हो। यहाँ पे एडवाइस, एडवाइजरी से कौन सा वर्ड आया है, एडवाइजरी से यहाँ से जो वर्ड आया है वो आया है एडवाइस। ठीक है, यहाँ पे क्या एडवाइस मांगी जा रही है, प्रेसिडेंट एडवाइस ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, सो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में आपको इतना समझना है कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले रहे हैं, किससे एडवाइस ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले रहे हैं। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक, it allows the government to seek the legal opinion on a matter of importance before taking action on it. This may prevent unnecessary litigation later. अब ये बेसिकली ये जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि देखो सरकार को कई बार पता होता है कि अब हमने इतना बड़ा बिल लेके आए हैं, इतना बड़ा संविधान में बदलाव किया है हमने, तो ऑफकोर्स हम जब बदलाव करेंगे तो कुछ एनजीओज वगैरह कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो सरकार ने गलत कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे। ठीक, तो सरकार उन अननेसेसरी लिटिगेशन से बचना चाह रही है। अब मान लो अगर मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट हुआ है, अगर मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कंसल्ट करके रखा है, फिर बाद में अगर जैसे लिटिगेशंस वगैरह जाती भी है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि हमने एडवाइस दी है, ये एडवाइस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, सो यहाँ पे सरकार को अगर अननेसेसरी लिटिगेशन से बचना होता है तो इसलिए चले जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट को कुछ लॉ की कुछ इंपॉर्टेंस, मतलब हम देखें कि गवर्नमेंट को कुछ कानून का कोई एक ऐसा एंगल देखना होता है जो कि हो सकता है उन्हें नहीं पता हो, लेकिन जजेस को पता है, क्योंकि जजेस का काम क्या है, जजेस का काम ही ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। तो हो सकता है उन्हें किसी लीगल मैटर पे एडवाइस लेना हो तो वो जजेस के पास से एडवाइस ले सकते हैं। In the light of advice of the Supreme Court, the government can make suitable changes in its action और लेजिस्लेशन। ये सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के अकॉर्डिंग जो वो बिल वगैरह लेके आ रहे हैं उसमें वो चेंजेस ला सकते हैं, ताकि ये जो बाद में जो केसेस होते हैं, जो बाद में ये अननेसेसरी जो लिटिगेशन है, बाद में ये जो केसेस फाइल हो रहे हैं, इन केसेस से सरकार अपना बचाव कर सके। क्योंकि होता ये है, आप समझो अगर सरकार कोई बिल लेके आ रही है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बिल है, गवर्नमेंट ये बिल लेके आई, ये बिल कहां से, ये बिल पार्लियामेंट में पास भी हो गया। ठीक है, ये बिल हुआ पार्लियामेंट में पास,
ठीक है। अब जब ये बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट में तो बहुत सारे लोग मान लो प्रोटेस्ट करते हैं, तो केस लेके कहाँ जाते हैं, वो केस लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, अब मान लो कल को सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा जजमेंट दे दे कि ये जो पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है इसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर सरकार का क्या रह जाएगा? सरकार को यही लगेगा कि वो इतना टाइम वेस्ट हो गया, एक तो बिल बनाया, इतनी डिबेट वगैरह हुई और आखिरी में आके सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये जो हमने कानून बनाया है ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर होता है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक, सो इसलिए यहाँ पे कई बार गवर्नमेंट सरकार से पहले, कई बार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से पहले ही एडवाइस ले लेता है। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी एक तरीके से ये जो सुप्रीम कोर्ट की पावर को दर्शाता है, हमारे जुडिशरी के रोल को दर्शाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपकी बुक में कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है, ये उसी टॉपिक में अगर आप उन पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो रोल ऑफ जुडिशरी में दिए गए हैं, अगर आप उन पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो उसी में बीच में दिया है, लेकिन मैंने इसको एक सेपरेट हेडिंग बना के यहाँ पे डिस्कस किया है सो दैट आपको सारी चीजें क्लियर हो। यहाँ पे बुक में कोई सेपरेट हेडिंग ज्यूरिसडिक्शन की भी नहीं थी, लेकिन हमें क्लास 12 के साथ साथ हमें किस चीज की प्रिपरेशन करनी है, हमें कॉम्पिटिटिव्स की भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेपरेट हेडिंग्स बनाई गई हैं सो दैट आपको और ज्यादा क्लैरिटी रहे। क्लियर है? यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हेडिंग को समझो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडिंग को यहाँ पे समझना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट में अगर कोई केस फाइल हुआ है तो, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब जो लोग हैं उनके हित में, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनके हित में, उनके इंटरेस्ट में अगर कोई केस फाइल हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जो अभी मैंने बताया है। मान लो कि देश में हम देख रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठप पड़ गया है। ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं है। अब किसी ने केस फाइल कर दिया और वो केस जनरली फाइल किया कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, पूरे देश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा ठप हो चुका है, कुछ सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर रही है। तो यहाँ पे वो इंसान अपने लिए कर रहा है क्या? अपने लिए केस थोड़ा ना फाइल कर रहा, वो एट लार्ज एक जनरल पब्लिक के हित में केस फाइल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि इस देश के जितने भी लोग हैं उनके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठप पड़ गया है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो भी केसेस होंगे वो पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक के हित में होंगे, सिटीजन्स के हित में होंगे और जो कि फाइल किए जाएंगे। क्लियर हुआ? ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे समझ में आ गया, फिर हम इसके डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत कहां से हुई। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि आपको याद रखना है आपके कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से। इसको एकदम याद कर लो, बॉक्स बना के कहीं पे डायरी में लिख लो। ठीक है, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस 1979। इस केस से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई है। यहाँ पे होता यह है कि जब केस फाइल होता है तो यहाँ पे कुछ बिहार में जो प्रिजन वगैरह रहता है तो वहाँ पे जो प्रिजनर्स वगैरह रहते हैं, तो जो जेल में जो बंद लोग रहे, कैदी वगैरह हैं, ठीक है, उनके खिलाफ वहाँ पे इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा था। ठीक है, उनको अच्छी कंडीशन में नहीं रखा जा रहा था। तो वहाँ से एक केस फाइल होता है कि ये जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जिनको जेल में डाला है तुमने पकड़ पकड़ के, तुम उनको एक अच्छे से इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है ना, उनको अच्छे से खाना मिल रहा है ना, उनको अच्छे से कंडीशन मिल रही है। भैया भले वो प्रिजनर्स हैं लेकिन उनको कोई राइट्स है कि नहीं है तो इंसान है ना, कम से कम खाना पानी तो थोड़ा अच्छा, तो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है वहां पे, तो उसके खिलाफ केस फाइल हुआ। यहाँ पे जब केस फाइल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें समझी। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हाँ भैया ये बात तो एकदम सही है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक तो सबसे पहले जो इनका इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है, इनको वहां पे पहले ट्रीटमेंट अच्छे से दो, साथ ही साथ इनके जो केसेस हैं उनको फटाफट निपटाया जाए और पता चले कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। तो जब ये केस गया तो फिर इनके जो प्रिजनर्स वगैरह थे उनके केसेस फटाफट निपटाए गए, तो और बहुत सारे प्रिजनर्स को बाद में छोड़ा भी गया। ठीक है, जिनकी इतनी कोई लंबी सजा नहीं थी और जो उनका इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा था उसको भी वहां पे ठीक किया गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक जनरल बात हुई थी, यहाँ पे किसी एक प्रिजनर की बात नहीं हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे प्रिजनर्स की बात हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सारे प्रिजनर्स को लेके बोला कि सबके इनके केस फटाफट इनके केस की सुनवाई हो,
फटाफट देखा जाए और जो इनको वहां पे अच्छी कंडीशन नहीं मिल रही है उस पर काम किया जाए। तो जब ये हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये केस होता है, जब ये जजमेंट आ जाता है, उसके बाद से बहुत सारे केसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं जुडिशरी में। ठीक है, कौन कौन से केसेस आते हैं उसके बाद में देखते हैं कि बहुत सारे केसेस आते हैं, लाइक बॉन्डेड लेबर का मैटर्स आ जाता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंसेस, फूड अडल्ट्रेशन, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। तो फिर ऐसे बहुत सारे केसेस आने लगते हैं जो कि जनरल होते हैं। ठीक है, वो केसेस एकदम जनरल होते हैं कि जो सरकार है वो मिनिमम वेजेस नहीं दे रही है, जो सरकार है वो लोगों को हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं दे पा रही है, पूरा इतना पॉल्यूशन हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसे जनरल केसेस आने लगते हैं जो एट पब्लिक, जो बहुत सारी पब्लिक को इंपैक्ट कर रहे हैं। तो फिर वहां से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का टर्म कॉइन हुआ। क्लियर है? अब आपको इसका एक पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया, पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब हम थोड़ा सा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की डिटेल्स में चलते हैं सो दैट आपको यहाँ पे और चीजें समझ में आए। Public interest litigation means litigation filed in court of law for protection of public interest such as pollution, terrorism, road safety, construction hazardous etc. यहाँ पे वही केसेस फाइल होते हैं जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। एग्जांपल बता दिया, जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन पूरी पब्लिक को इंपैक्ट करेगा, किसी एक इंसान को इंपैक्ट नहीं करता है, जितने भी लोग हैं उन सबको इंपैक्ट कर रहा है। टेररिज्म है तो टेररिज्म सबको इंपैक्ट कर रहा है। रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हजार्डियस एक्सेट्रा, ये सबको इंपैक्ट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर इंसान को इंपैक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, any matter where the interest of public at large is affected and can be redressed by filing and public interest litigation in a court of law. Public interest litigation is not defined in any statute or any act. अब यहाँ पे जो केसेस होते हैं वो पब्लिक एट लार्ज के लिए फाइल होते हैं, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, पहली तो वो आपको केस हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां से PIL की शुरुआत होती है, जस्टिस PN भगवती होते हैं। ठीक है, उनके टाइम से स्टार्ट होता है। तो आपको जज का नाम भी याद रखना है। ठीक है, जस्टिस का नाम भी आपको, अपने जज का नाम याद रखा, जस्टिस PN भगवती। अब इस लाइन को आपको बहुत ध्यान से समझना है, इस लाइन को आप नोट करके रखिए, कहीं ना कहीं आप इसको लिख के रखो, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव के लिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज नॉट डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट और इन एनी एक्ट। अब जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये कहीं पे नहीं लिखा है, ये कहीं पे नहीं लिखा है, ना ही ये संविधान में लिखा है, ना ही ये पार्लियामेंट के कानून में लिखा है। अब आप बोलोगे कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, ये कहीं नहीं लिखा है फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो रही है, ऐसा कैसा चल सकता है? ये जुडिशरी ने अपने आप को एक कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लाइमलाइट में कैसे आया? ये जो कॉन्सेप्ट है ये ना ही संविधान में लिखा है, ना ही किसी लॉ में लिखा है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात नहीं हुई है, ना ही किसी लॉ में बात हुई है। ये जो PIL का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, ये जो PIL का कॉन्सेप्ट है ये जुडिशरी ने इवॉल्व किया है। किसने इवॉल्व किया हुआ है? ये जुडिशरी ने। इट इज इवॉल्व थ्रू जुडिशरी। ठीक है, इट इज इवॉल्व थ्रू जुडिशरी। ठीक है, इट इज इवॉल्व थ्रू जुडिशरी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये जुडिशरी ने अपने आप इवॉल्व किया है। जस्टिस PN भगवती थे जब ये केस सुना था, जो हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। ठीक है, तो जुडिशरी ने देखा, जुडिशरी ने बोला कि ऐसे केसेस डायरेक्टली हमारे पास आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं जिसमें पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो। जैसे हम कई बार देखते हैं कि बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल करवा दो, ठीक है, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, कुछ भी करवा दो, तो यहाँ पे बहुत पब्लिक एट लार्ज की बात हो रही है। ठीक है, पब्लिक एट लार्ज की बात हो रही, तो वो केसेस डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? वो केसेस डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर हुआ? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जुडिशरी ने खुद ने इवॉल्व किया। जुडिशरी को लगा कि भैया ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे पता चलता है कि जो सरकार है वो सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। देखो, अब प्रिजनर्स का अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इसमें रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशरी ने बोला कि अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते हमें कितना समय लगेगा। ठीक है, और ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो सरकार के मन में भी डर रहेगा कि लोग हमारे पास में आएंगे। अब जैसे मान लो कि पॉल्यूशन से लेके है, टेररिज्म से लेके है, रोड सेफ्टी से लेके है,
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे केसेस हमारे पास में आएंगे जब हम फटकार लगाएंगे तभी तो सारी चीजें निपटाई जाएगी, ठीक है, तभी तो सारे केसेस यहाँ पे सॉल्व होंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉन्सेप्ट अपने आप ही इवॉल्व किया। क्लियर हुई ये वाली चीज? आई होप आपको यहाँ पे इतना समझ में आया। अब हम नीचे देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है, एनी मैटर वेयर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक at large is affected and can be redressed by filing in public interest litigation in court of law। ये हमने देख लिया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज नॉट डिफाइंड, ये वाली चीज भी हम देख चुके थे। इट हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय जजेस टू कंसिडर द इंटेंट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। और इसे जजेस लेते क्यों हैं? अच्छा, जब मैंने बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे फाइल कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो इसे जजेस एंटरटेन क्यों करते हैं? जजेस इसे एंटरटेन इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखो, इट इज कंसिडर्ड द इंटेंट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। यहाँ पे क्योंकि पब्लिक एट लार्ज का मैटर है, किसी पर्टिकुलर का मैटर नहीं है, यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज का मैटर है, ठीक है। इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी एंटरटेन करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी एंटरटेन करते हैं। क्लियर है? ये वाली चीज आपको समझ में आई यहाँ पे। देन हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आपको समझ में आ गया होगा। द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म बिकम मोर पॉपुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल ऑफ जुडिशरी। अब देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से एक टर्म और आया था, वो टर्म क्या था? वो टर्म था जुडिशियल एक्टिविज्म। ऑल्दो जुडिशियल एक्टिविज्म पे एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट कर चुका है, उस सीरीज का नाम क्या है? ये आप लोगों के लिए ही है ये सीरीज। इस सीरीज का नाम है इट्स ऑल लीगल। इट्स ऑल लीगल में जुडिशियल एक्टिविज्म पे एक वीडियो आपको मिल जाएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हमने देखा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ा। अब जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब कि जुडिशरी अपना काम छोड़ के दूसरा काम करने लग गई। जैसे जुडिशरी का काम क्या है? हमारे संविधान में हर ऑर्गन्स के काम डिफाइन किए गए हैं। हर ऑर्गन के काम कैसे डिफाइन किए गए हैं? जैसे पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, तो उसका काम क्या है? उसका काम है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव है, तो उसका काम क्या है? कि उन कानूनों को इंप्लीमेंट करना। जुडिशरी, तो जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी का काम ये है। अब जब जुडिशरी इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एंटरटेन करती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जाके एक PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में कि बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में और सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी। अब जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस इस मैटर को सुन रहे थे तो जजेस ने फटकार लगाई। किसको फटकार लगाई? दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये प्रदूषण की इतनी बड़ी समस्या है, इससे पूरी दिल्ली की जनता को इफेक्ट हो रहा है। तो ये क्या जुडिशरी का काम था? जुडिशरी का देखो काम ये होता है कि आप संविधान को इंटरप्रेट करो। आपका काम ये नहीं है कि आपके पास कोई भी केस लेके आ गया, आप उस केस को सुनने लग गए और आप सरकार को बता रहे हो कि चलो ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। या जुडिशरी का ये काम नहीं है कि वो खुद कानून बनाने लग जाए। हमने ये भी देखा है, आप क्लास 11th में भी आपने देखा होगा, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि कई बार जुडिशरी खुद कानून बना देती है। तो ये कानून बनाने का जो काम है ना, वो पार्लियामेंट का है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो टर्म आया है वो यहां से आया है कि हमारे संविधान में सब ऑर्गन के अपने अपने काम हैं। एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, लेजिस्लेटिव विंग का अपना काम है, लेजिस्लेटिव विंग का अपना काम है, साथ ही साथ किसका? जुडिशरी का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है। अब जब जुडिशरी अपना काम छोड़ के, जब ये जुडिशरी अपना काम छोड़ के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का काम करने लगेगी तो हम इसे बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म कि भैया आप आपका काम नहीं कर रहे हो, आप इन दोनों ऑर्गन्स का काम करने लगे हो। ये एकदम इसका ब्रीफ था जो मुझे आपको बताना था जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। तो PIL से क्या होने लग गया? PIL से जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत इस तरीके से हो गई। क्लियर है? डिटेल वीडियो इसका आप लोगों को मिल जाएगा। रोल ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इंडिविजुअल एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी मस्ट हैव राइट टू सीक जस्टिस wherever such rights are violated. Judiciary started considering right of those section who cannot approach the courts easily. अब यहाँ पे देखो जुडिशरी है ना, उन सेक्शंस की भी राइट्स को देखने लग गई जो कि कोर्ट्स नहीं जा सकते।
अगर हमें कोर्ट्स में केस फाइल करना है तो आपको भी पता है कि एडवोकेट कितनी फीस चार्ज करते हैं, ठीक है, कितनी अच्छी खासी फीस चार्ज होती है वहां पे। एडवोकेट अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं, फिर तारीख पे तारीख वाला सिलसिला चला रहता है। तो जो लोग गरीब होते हैं, अगर मान लो सरकार उनको मिनिमम वेजेस नहीं दे रही है तो वो जुडिशरी में कैसे जाएंगे? वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते, उन्हें तो इतना नॉलेज भी नहीं है, चलो रुपए भी नहीं है, साथ ही साथ उन्हें पूरा प्रोसेस भी नहीं पता किस हिसाब से हम केस फाइल करेंगे। तो मतलब वो तो एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन पीआईएल से क्या हुआ? पीआईएल से मतलब कोई भी एक इंसान फाइल कर देता है और वो पूरी मासेस के खिलाफ केस कर रहा है ना, वो पूरी मासेस के लिए केस कर रहा है सरकार के खिलाफ कि देखो इतनी बड़ी मासेस को, इतनी बड़ी जनता को इन्होंने तनख्वाह नहीं दी है और आप कुछ करो। तो ठीक है, इससे क्या हुआ? पीआईएल से हमें यह पता चला, पीआईएल से कहीं ना कहीं जुडिशरी उन सेक्शंस तक पहुंची है, वो सेक्शन जो कि जुडिशरी तक नहीं पहुंच पा रहा था। क्लियर हुई? ये वाली चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई। Then public interest litigation is a power given to the public by courts through judicial activism. However, the person filing the petition must have to prove the satisfaction of the court that the petition is being filed for a public interest and not just a frivolous litigation by a busybody. अब देखो यहाँ पे जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है तो उसको मतलब कोर्ट पहले देखती है। जैसे पीआईएल फाइल हुई तो ऐसा नहीं कि जैसे पीआईएल फाइल हुई जजेस सुनने लग गए, नहीं, पहले कोर्ट देखेगी कि हाँ वाकई में मुद्दा जेन्युइन है कि नहीं है। ऐसे तो कल को कोई भी मुंह उठा के पीआईएल फाइल कर देगा। कोर्ट के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो हर सब चीज एंटरटेन करते रहे, कोई टाइम पास के लिए कर दे, है ना, टाइम पास बहुत होता है हमारे देश में इस मामले में, तो ऐसे कोई टाइम पास के लिए कर दे। तो जुडिशरी पहले देखती है, जुडिशरी का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जुडिशरी पहले कोर्ट्स देखते हैं कि ये जो मुद्दा आया है क्या ये मुद्दा जेन्युइन है या नहीं है। अगर उनको समझ में आ जाता कि जेन्युइन है तो फिर वो उसकी हियरिंग करते हैं, और उन्हें लग जाता है कि ये जेन्युइन नहीं है तो फिर वो उसकी हियरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, the court can itself take cognizance of a matter and proceed suo moto, or cases can commence on the petition of any public spirited individual. अब देखो यहाँ पे समझो, इस स्टेटमेंट को समझो, यहाँ पे लीगल टर्म्स हैं और इन लीगल टर्म्स को आपको क्लैट के लिए अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, द कोर्ट कैन इटसेल्फ टेक अ कॉग्नाइजेंस ऑफ अ मैटर एंड प्रोसीड सुओ मोटो। अब सुओ मोटो का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जज हूं, एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो कि मैं जज हूं। अब मैंने देखा है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है। अब मेरे पास में किसी ने केस फाइल नहीं किया है, कोई भी नहीं आया है मेरे पास केस फाइल करने के लिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, किसी ने मेरे पास में पीआईएल फाइल नहीं करी है। लेकिन मैंने ऐसे ही बैठा था, मैंने आज अखबार में देखा, मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो मैंने खुद सुओ मोटो मतलब अपने आप, बिना किसी ने केस नहीं फाइल किया, मैंने अपने आप ही दिल्ली सरकार को फटकार लगा दी कि तुम क्या कर रहे हो भैया, और जबकि किसी ने केस फाइल नहीं किया। तो ये हुआ सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस, मतलब मैं अपने आप ही उस केस को ले रहा हूं और अपने आप ही खुद सरकार को फटकार लगा रहा हूं, और इसी टर्म से आया है जुडिशियल एक्टिविज्म। अब समझो ना, अब यहां पे किसी ने केस फाइल नहीं भी किया है, पीआईएल में कोई केस फाइल नहीं भी करता है, तो भी जुडिशरी अपने हिसाब से सरकार को कुछ भी बोल देती है। इसलिए ये जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है ये बोलते हैं कि जुडिशरी अपनी हद पार कर रही है। हद पार इन द सेंस इसलिए बोलते हैं कि ये जुडिशरी का काम नहीं है भैया, तुम्हारे पास कोई केस फाइल कर रहा है तो समझ में आ रहा, किसी ने केस फाइल भी नहीं किया, तुमने पेपर वेपर पढ़ा, तुमको लगा कि चीजें सही नहीं हो रही है, तुमने एक तरीके से क्या करा, तुमने हमको फटकार लगा दी। तो यहां से टर्म आया है जुडिशियल एक्टिविज्म। क्लियर हुई? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। Some of the matters which are entertained, some of the matters, यहाँ पे some of the matters which are entertained under PILR, bonded laborers, ये हमने देखा कि कौन कौन से मैटर्स एंटरटेन हुए, वुमेन को लेके कि विमेन के राइट्स, बॉन्डेड लेबर्स मतलब बंधवा मजदूर की तरह आप काम करवा रहे हो लोगों से, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, लोगों को आप पेमेंट नहीं दे रहे हो, मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हो, ऐसे कुछ मैटर्स हैं जिनको लेके पीआईएल फाइल हुई है। अब ये जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से बोरो किया गया है, ये अमेरिका में ऐसी चीजें चलती है। ठीक है, ये इट प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू ग्रुप्स लाइक पुअर। पीआईएल कहीं ना कहीं पुअर की मदद करता है। कैसे करता है वो आपको बता दिया कि पुअर एक कोर्ट नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन जुडिशरी अपने आप सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस से इन मैटर्स को ले सकती है, इन मैटर्स को सुन सकती है। क्लियर?
नाउ लिमिटेशंस ऑफ पीआईएल। अब देखो लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या क्या है? लिमिटेशंस ये है कि कई लोग है ना जो पीआईएल जो लोग फाइल करते हैं, कई तो ऐसी फालतू की पीआईएल होती है, ठीक है, कई लोग बहुत फालतू की पीआईएल फाइल करते हैं और लोग मतलब जो एडवोकेट्स वगैरह होते हैं वो पीआईएल इसलिए भी फाइल कर देते हैं कि उनका नाम होगा, क्योंकि पीआईएल एक वो होता है जो एक बहुत बड़ी पब्लिक को इंपैक्ट कर रहा है, और कोई भी केस एक ऐसा फाइल हुआ है जो बहुत बड़ी पब्लिक को इंपैक्ट करेगा तो वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे पेपर में उसका नाम आएगा, और ऐसे पेपर में वो एडवोकेट का नाम आ जाएगा तो वो तो बड़ा खुश हो जाएगा ना। तो कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, मतलब मेरा खुद का मोटिव होगा, मुझे खुद फेमस होना है, इसलिए मैंने पीआईएल फाइल कर दी, तो पीआईएल का मिसयूज होता है। फिर क्या देखने को मिलता है? डिलेज इन डिस्पोजल ऑफ पीआईएल केसेस। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिले लग जाता है इन केसेस को, जब डिस्पोज करने की बारी आती है, इन केस को जब निपटाने की बारी आती है तो जुडिशरी बहुत ज्यादा डिले कर देती है। डिले कैसे हो जाता है? क्योंकि ऑलरेडी जुडिशरी के पास में बहुत ज्यादा केसेस हैं, ऊपर से तुमने पीआईएल भी ले ली, अब जुडिशरी के पास में केसेस की एक थपाल लग गई, इतना भर भर के केसेस हो गए, जुडिशरी उन्हें निपटा ही नहीं पा रही है, ठीक है। फिर केसेस ऑफ जुडिशियल ओवररीच, हमें यहाँ पे जुडिशियल ओवररीच के केसेस देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि जुडिशरी अपनी हद को पार कर देती है, जैसे सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस में वो केसेस को लेती है, मतलब किसी ने फाइल नहीं किया तो भी जुडिशरी सरकार को फटकार लगा के बोलती थी कि तुम काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। अब देखो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी ये है, जुडिशरी कई बार अपनी हद पार करती, मतलब अपनी जो मर्यादा है उसको लांघती है, अगर शुद्ध हिंदी में ऐसा कहा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा है। अच्छा है ऐसा है कि जब सरकार अच्छे से काम नहीं करती ना तो सरकार को फटकार लगाने वाला कोई तो होना चाहिए। अब मान लो इतना ज्यादा प्रदूषण है, ऑल्दो एज ए सिटीजन्स हमारी सबकी जवाबदारी होती है कि हम कहीं ना कहीं उस चीज को कम करें, लेकिन गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। जैसे गवर्नमेंट अगर लोगों को वेजेस नहीं दे रही है तो जुडिशरी का रोल आना ही चाहिए, कम से कम सरकार को डर तो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ना उससे सरकार को डर है, और सरकार के मन में डर होना जरूरी है, नहीं तो वो कल को करप्शन करेगी, नहीं तो वो कल को सरकार अपने आप को इतना ताकतवर समझने लगेगी कि वो लोगों का भला ही नहीं करेगी जिसके लिए हमने सरकार को चुना है। तो कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म के पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। क्लियर हुआ? तो आपको पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म ये दोनों कोनोटेशंस भी यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। देन अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स की। It is an organ of jurisdiction administration at the state level. They have power to issue direction, orders or writs within their jurisdiction. Their role is similar to Supreme Court in exercise of public interest litigation. अब यहाँ पे हाई कोर्ट की क्या क्या पावर है? देखो हाई कोर्ट की सबसे पहले पावर यह है कि फंडामेंटल राइट्स में रिट, फंडामेंटल राइट्स में हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं? हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में दोनों की इक्वल पावर है। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि जो हाई कोर्ट है, मान लो ये कर्नाटका का हाई कोर्ट है, तो कर्नाटका में जितने भी कोर्ट्स होंगे, जितने भी नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर किसका जुरिस्डिक्शन रहेगा? इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा। पूरे कर्नाटका में जितने भी कोर्ट्स हैं, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सबऑर्डिनेट कोर्ट से, लोअर कोर्ट समझ लो, ठीक है, वो जितने भी कोर्ट्स हैं उन सबका राजा कौन है? उन सबका राजा है हाई कोर्ट, ठीक है। सो हाई कोर्ट उन पे पर नजर बनाए हुए रखता है, तो उस स्टेट में जितने भी कोर्ट्स होते हैं उन सबका हेड हुआ हमारा हाई कोर्ट। Its role is similar to the Supreme Court in existence of public interest litigation. और PIL जो है, PIL सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हो सकती है और PIL हाई कोर्ट में भी फाइल हो सकती है। तो PIL का जो रोल जो अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा है वही सेम रोल हाई कोर्ट का भी है। तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारी जुडिशरी के क्या क्या रोल्स हैं, यहाँ पे हमारी जुडिशरी क्या क्या काम कर रही है। आपको ये रोल्स वाला पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हमारी जुडिशरी कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, चाहे उसका कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना हो, चाहे एडजुडिकेशन जजमेंट वगैरह देना हो, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट के क्या हो, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो, चाहे हाई कोर्ट्स की पावर हो, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो, चाहे जुडिशियल एक्टिविज्म हो। तो इस वीडियो में हमने छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम द क्लास 12, और इससे बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनको मैं आपको बताते गया हूं कि वो चीजें आप लिख लीजिए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलते हैं।
तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको magnetbrains.com लिखना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी आपके फोन या आपके लैपटॉप पे, जिसमें नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे सभी क्लासेज हैं, क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे क्लासेस मेंशन है। साथ ही साथ यहाँ पे NCERT एग्जाम प्लस 6 to 12 और एक्स्ट्रा लर्निंग के भी वीडियोस हैं, जिसमें इट्स ऑल लीगल या मिनी जानकारी सीरीज वगैरह है, जिससे कि आप अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ NCERT एग्जाम्पलर्स के भी सॉल्यूशंस है यहाँ पे। सपोज आपने यहाँ पे क्लास 11 पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11 पे क्लिक करेंगे तो क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बन गए हैं, वो सभी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हों, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हों, चाहे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हों। क्लास 11 के जितने सब्जेक्ट्स पे वीडियो बन गए हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आपने क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियो अरेंज होंगे। और जैसा कि मैंने आपको क्लास 11 तो लीगल स्टडीज का बताया है, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस इसी फॉर्मेट में अरेंज है, चाहे आप कोई सी भी क्लास में क्लिक कर लीजिए। सो इट इज़ अप टू यू। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का एक ही मोटो है कि आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, आप चाहे कहीं से भी पढ़िए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग्स में, अपने कॉलेजेस में। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।